हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो बीएससी फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर का जो पोर्शन चल रहा था उसमें आज थोड़ा सा पॉइंट करके सेकेंड ईयर का एक बार पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। और वैसे वो जो टॉपिक चल रहे थे वो फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में थे और बीएससी सेकेंड ईयर स्टार्ट में आते थे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए तो वैसे जितना टॉपिक हम कर चुके थे एसएचओ उतना भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप ये पॉइंट करोगे तो इसमें कोई वो वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो आपके लिए ऑप्शन है। और फाइनल ईयर और को ये पॉइंट करना है, ठीक है, ये एग्जाम में एज इट इज आता है। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे एसएचओ, दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये क्या होते हैं हमने पढ़े हैं, ऑसिलेटर के बारे में आपको अच्छे से पता है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट एसएचओ भी आ सकता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी आ सकता है, ठीक है। और हमने इसके अंदर लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n+1 करके लैम्डा इज इक्वल्स टू 2e अपॉन h का ओमेगा भी था। यहाँ से हमने एनर्जी की एक वैल्यू निकाली थी जो भी है, और यहाँ से हमने एक साई की वैल्यू निकाली थी जिसको हमने AHY e की पावर -y² अपॉन 2 किया था, है ना। और लास्ट लेक्चर का रिमाइंड करवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमें बीएससी फाइनल ईयर में एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें करना है, सेकेंड ईयर तक उतना कंप्लीट है। और ये अगर एग्जाम में आता है तो आप करो, नहीं आता है तो करो तो दी बेस्ट है, नहीं करोगे भी तो भी कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। और चांसेस होते हैं कि आ जाता है, सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है, कुछ खास बात नहीं है। ये साई जो है वाई का फंक्शन है, क्योंकि मैंने सब कुछ वाई में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से जो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी आप वो लिख लेना, जिससे हमने मूल ऊर्जा निकाली थी, 0 पॉइंट एनर्जी निकाली थी कि n इज इक्वल टू 0 पे इसकी कुछ एनर्जी होती है। ये लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। और y मैंने क्या लेट किया हुआ था उसके अंदर, लेट y इज इक्वल्स टू मैंने अल्फा एक्स माना था, है ना। अगर मैंने y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स था तो साई अल्फा एक्स कर सकती हूँ, क्योंकि मैं y को अल्फा एक्स की टर्म्स में ला रही हूँ। तो एच वाई की जगह अल्फा एक्स, वाई की जगह मैंने अल्फा एक्स पुट कर दिया, e की पावर -α² अपॉन 2 y² था और y की वैल्यू अल्फा एक्स थी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो फाइनल ईयर में आता है, मतलब आ सकता होता है कि वेव फंक्शन साई के साथ उसकी आइगन वैल्यू भी निकालो। आइगन वैल्यूज क्या होती है आपको पता है, किसी ऑपरेटर को अगर हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करें तो वो फंक्शन जो है अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके आता है तो उस कांस्टेंट को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। और जब मैं साई की वैल्यू आपको ये बता रही थी तब मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट होता है, अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब ये एक आइगन वैल्यू है ना, क्योंकि वो आइगन वैल्यू भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो आइगन वैल्यू की पूछ सकते हैं। और वैसे भी हम जब साई को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, पिछले टॉपिक में हमने किया था 1D बॉक्स 3D बॉक्स, तो उस केस में हम सारे कांस्टेंट्स की साई के बीच में सारे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ऑसिलेटरी मोशन आप सबको पता होगा कि बैक एंड फोर्थ मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति को दोलनी गति बोलते हैं, और ऑसिलेटर्स ऐसे ही मोशन शो करते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। आइगन वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक रिलेशन पता है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वेव जो फंक्शन होते हैं, अगर मैं किसी फंक्शन पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मुझे क्या पता है, -2 + ∞ साई स्टार साई dx, यही होती है ना नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे 0 होता तो ऑर्थोगोनल होता है। ये हम ऑपरेटर्स के पॉइंट में जब हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये किया था। तो मुझे वेव फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी पता है कि वो नॉर्मलाइजेशन शो करते हैं, कैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है। साई स्टार क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ साई स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी होती है। और -2 + ∞ क्या शो कर रही है पूरे स्पेस के अंदर, तो पूरे स्पेस के अंदर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम अपने को पता है, अगर पार्टिकल है तो कुल प्रायिकता या मैक्सिमम प्रायिकता एक ही हो सकती है, दो कभी नहीं हो सकती। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होगी। तो ये कंडीशन हमें पता है कि वेव फंक्शंस ऐसी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो मैं ये कंडीशन को लेके चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू वहाँ पे क्या थी, ए था, जो कांस्टेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो मुझे पता है कि साई एक्स क्या है मेरे पास, साई एक्स यानी साई अल्फा एक्स
कैसे अल्फा एक्स, क्योंकि साई का फंक्शन मैंने किसके टर्म्स में लिया था, वाई की, और मुझे पता है कि वाई क्या अल्फा एक्स है। अगर वाई अल्फा एक्स है तो मैं अब उसी चीज को यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या, ए हमारी क्या है, आइगन वैल्यू या वो कांस्टेंट जो मैंने माना था एच वाई, वाई की जगह अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास साई तो है, मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, साई स्क्वायर, साई स्टार की। अगर मुझे साई स्टार चाहिए तो साई स्टार कैसे बनेगा, मैं साई का क्या कर लूँ, कंजुगेट ले लूँ। संयुग्मी लेने पर, इस वेव फंक्शन साई का संयुग्मी लेने पर, मुझे पता है संयुग्मी लेने पर जहाँ पे आयोटा होता है वहाँ पे साइन चेंज होते हैं, रियल क्वांटिटी के साथ कभी साइन चेंज नहीं होते। तो इस इक्वेशन में कोई साइन चेंज होगा, ऑब्वियस है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मुझे आयोटा नहीं दिखाई दे रहा। तो एज इट इज आ जाएगा e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक फिक्स रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में। अगर ये फिक्स रिजल्ट है तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, -2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार, और साई की वैल्यू रखूँ ए एच वाई, वाई की जगह अल्फा एक्स, आप ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हो, अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साई स्टार आ गया, साई की वैल्यू ए एच अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो -2 प्लस इंफिनिटी ए स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, वेव फंक्शन का भी स्क्वायर, ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बाई 2। गुना में पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं तो 1/2 इज 1, दैट इज ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इनटू डीएक्स। कैसे रहा, ई की पावर क्या है, गुना में मुझे पता है e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये चीज है। तो जब दो पावर्स का मल्टीप्लाई होता हो तो वो जुड़ जाती है आपस में, तो माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस की जगह यानी कि माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज ये 1/2 1 हो जाएगा, तो सीधा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब ना ये वाले जो फंक्शंस आते हैं ना, इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इन फंक्शंस का जो रिजल्ट आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर्माइट पॉलिनोमियल यूज करना, सॉल्व करना नहीं आता है। अगर वो हमें सॉल्व करना नहीं आता है तो इसकी वैल्यू इस इंटीग्रेशन में देखो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे, ये इंटीग्रेशन ऐसे बनेगा ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर, -2 प्लस इंफिनिटी एच स्क्वायर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट dx इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू एक फिक्स रहेगी, जिसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। देखो ये वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू में आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रूट पाई इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल में प्रॉब्लम आ रही है तो n फैक्टोरियल हम ऐसे बना लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फिक्स है, क्यों फिक्स है, क्योंकि हमें हर्माइट पॉलिनोमियल आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं, और ये इस क्लास में लगेंगे भी नहीं बीएससी में। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, अल्फा अपॉन रूट पाई 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये वैल्यू आई। और मुझे पता है कि मेरे पास मुझे आइगन वैल्यू चाहिए, आइगन वैल्यू मतलब इस ए का मान चाहिए, ए का मान सिर्फ ए है इस वेव फंक्शन के अंदर। क्यों, हम क्या कर रहे होते हैं, हर एक जब वेव फंक्शन को और एनर्जी को निकालते हैं, हर टॉपिक में हम एनर्जी निकाल रहे थे और साई निकाल रहे थे, और साई के साथ जितने भी कॉन्स्टेंट थे उनकी वैल्यूज निकाल रहे थे। तो इसकी वैल्यू भी मुझे चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ए है, तो मुझे ए की वैल्यू यहाँ पे मेरे को चाहिए, और मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा अपॉन रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल 1/2 हो जाएगी पावर। तो ये आई आइगन वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई इन एसएचओ, और इसी से हमारा वेव फंक्शन क्या बनेगा, सो वेव फंक्शन फॉर एसएचओ विल बी, एसएचओ इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर,
क्या वेव फंक्शन बनेगा, साई इज इक्वल्स टू, मुझे पता है क्या होता है ए, साई को आप अल्फा एक्स लिख लो क्योंकि मैं साई को एक्स की टर्म्स में लेके आई हूँ। साई अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, अल्फा अपॉन रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल 1/2 पावर h अल्फा एक्स e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये आ रहा है वेव फंक्शन साई की वैल्यू। तो छोटे से टॉपिक हैं, इनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप एक बार लेक्चर्स को देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आप ही समझ आने लग जाएगा। तो अगर आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आए तो इतना करना है जितना आपने कर लिया। और लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था, हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी कर रहे थे और वो हमारा बीच में रह गया था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जब कभी अपने, तब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी करेंगे। तो आज अपने वो करते हैं, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी शुरू से करेंगे। ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, देखो ग्रुप और फेज वेलोसिटी क्या होता है, पेपर में आ सकता है ये 2 नंबर में। कला समूह एवं कला वेग, देखो ये वेलोसिटी क्या होता है। देखो ये सब कुछ शुरू हुआ था डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि एक मूविंग पार्टिकल है, अगर पार्टिकल मूविंग है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव भी होगी, या मूविंग पार्टिकल इज गाइडेड और एनक्लोज्ड बाय अ वेव। जो आप पर्टिकुलर हिंदी में लाइन पढ़ते हो कि गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है, यानी मूविंग पार्टिकल इज एनक्लोज्ड बाय अ वेव और मूविंग पार्टिकल इज गाइडेड बाय अ वेव। तो ये डी ब्रोगली ने बोला था कि गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होगी। और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से एक चीज क्लियर होगी, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम टॉपिक करेंगे, आपको समझ आएगा। देखो जब डी ब्रोगली ने क्या बोला, गतिशील कण से एक संबद्ध एक तरंग होगी, और इस जो वेव थी उसको उन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया जिसको बोला मैटर वेव। यही बोला था हमने शुरू में किया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य तरंगे। अब जब प्रैक्टिकली इन वेव्स को पढ़ा गया, पहले तो ये डी ब्रोगली ने बताया कि ये जो तरंगे होंगी ये ना तो लॉन्गिट्यूडनल है, ना ही ट्रांसवर्स है, ना कोई मीडियम वेव है, ना कोई कुछ। उन्होंने ये चीज हम कर चुके हैं ना, जब हम शुरू के लेक्चर्स में हमने किया था। तो गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होगी जिसको द्रव्य तरंगे बोली। तो जब प्रैक्टिकली इसको पढ़ा गया तो देखा गया कि गतिशील कण का जो वेग है, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इसका वेग जो होगा ना वो इस तरंग की वेव के इक्वल आना चाहिए। हम ये मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो अगर कोई कण गतिशील है तो उससे संबंध एक वेव जनरेट हुई, तो जो वेव है उसका जो वेलोसिटी है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के जैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। क्यों सिमिलर होगा, इस मूविंग पार्टिकल के कारण ही तो वेव जनरेट हुई है। तो हमने क्या माना था कि हम मानते, मतलब एक ऑब्जर्वेशन अगर हम अपनी ले तो हमारे अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए कि इस गतिशील कण के कारण ही वेव बनी है, तो इसका वेग जो होगा कण का वही इस तरंग का वेग होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये चीज गलत प्रूफ हुई। क्यों कि मूविंग पार्टिकल और इस वेव का जो वेलोसिटी है ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आते। इक्वल आते हैं लेकिन एक अलग कंपोनेंट के एक अलग फिनोमिना लेके आना पड़ा कि किसके इक्वल आते होंगे। लेकिन जब हम नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करें तो दोनों इक्वल नहीं आते थे। लेकिन अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन से देखें, मतलब अगर हम खुद सोचें कि एक गतिशील कण है, कण से संबद्ध तरंग आई, तरंग आई क्यों, उस गतिशील कण के कारण, और अगर उस तरंग का वेग इस गतिशील कण के बराबर होना चाहिए, हमारी ऑब्जर्वेशन तो यही कहती है, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा तो ये चीज गलत आई, तो डी ब्रोगली गलत हो गया, डी ब्रोगली गलत ही हुआ, यही बात हुई। तो डी ब्रोगली तो गलत नहीं है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन तो हमें डेविसन एक्सपेरिमेंट में देख लिया। डेविसन एक्सपेरिमेंट इसका एक एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है, डेविसन एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने वेव लेंथ निकाली थी, लैम्डा निकाली थी, प्रैक्टिकली निकाली थी डेविसन एक्सपेरिमेंट से, और दूसरा जो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p में रख के निकाली थी। दोनों वेवलेंथ एक जैसी आई थी और हमने क्या देखा था, उसमें हमने लिया क्या था, इलेक्ट्रॉन लिया था। इलेक्ट्रॉन क्या एक कण है, अपने को पता है, और ये कण जब मूव कर रहा था तो हमने क्या देखा था, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था। उस एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा था, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था। और हमें पता है कि विवर्तन जैसी, विवर्तन परावर्तन अपवर्तन जैसी
जितनी भी इवेंट्स है, जितनी भी घटनाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तरंगे दिखाती हैं, कण तो दिखाते ही नहीं थे। तो जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली का एक एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंटल व्यू देता है कि हाँ जो डी ब्रोगली ने बातें बोली थी वो सही है, तो मतलब डी ब्रोगली तो गलत नहीं हो सकता। लेकिन हमें क्या चीज दिखी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। लेकिन क्या ये ऐसा पॉसिबल है? हमारी ऑब्जर्वेशन तो कहती है पॉसिबल नहीं है। जिस कण के कारण तरंग बनी है वो तरंग और कण का वेग एक जैसा होना चाहिए ना। इसके लिए ये दो फिनोमिना आए थे कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। इन दोनों में से किसी एक का वेलोसिटी जो होगी वो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होगा। वहां से पता चलता है कि डी ब्रोगली बिल्कुल सही चीज बताता है कि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव है। और उसका हम एग्जांपल देख चुके हैं जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट। जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन लिए थे, इलेक्ट्रॉन कण थे और कणों ने क्या शो किया था? विवर्तन पैटर्न या डिफ्रेक्शन पैटर्न देखा था। और ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। और अगर मैथमेटिकल देखें तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो लैम्डा की वैल्यू आई थी वही डी ब्रोगली की इक्वल आई थी। तो मतलब इतने सारे कॉन्सिडेंस नहीं हो सकते। सो डी ब्रोगली सही है। कैसे सही है इसका एक मैं आपको बताती हूँ। हम अब तक क्या मानते हैं, मैंने जितनी बार भी वेव ड्रॉ की, मैंने बोला गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग है। मैं तरंग कैसी बना रही हूँ? साइन वेव बना रही हूँ। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि गतिशील कण से संबद्ध जो तरंग होगी वो एक साइनोसोडल वेव है। कैसी वेव है? साइन वेव है। लेकिन ये हमेशा तो जरूरी नहीं है, हो सकता है वो वेव कोस वेव हो, या हो सकता है वो वेव कोई अदर कॉम्प्लिकेटेड वेव हो। और हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि मान लिया कि कोई एक वेलोसिटी है, ये एक वेव है, ठीक है। इनके ना फेज अलग होने लगे, फेज अलग नहीं होगी, मतलब इनका जो ये मान लिया एक वेव है, आप वेव कंसीडर किया, ठीक है। एक और वेव है। अगर ये दोनों वेव, इसकी ये जो चीज है ना ये कम ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है, आप ये चीज समझना। अगर ये दोनों वेव एक दूसरे से व्यतिकरण करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, अध्यारोपित होंगी, तो अपने को पता है कि इसका अगर कोई जो वेव है y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका y2 है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कैसी होगी? ऐसी होगी कुछ, जिसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 के इक्वल आएगा। ये तो हम नॉर्मल देख रहे हैं। अगर ये दोनों फेज आउट की कंडीशन में, तो फेज इन है, दोनों का फेज सेम है। अगर फेज आउट की कंडीशन है तो रिजल्टेंट वेव कुछ और अलग हो जाती है। कैसी हो जाती है? अगर ये ऐसी होती तो रिजल्टेंट वेव भी कुछ ऐसी आती जिसका डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 होता। अगर इसका ज्यादा है तो, अगर इसका ज्यादा हो तो y2 माइनस y1 होता। मतलब फेज आउट है, फेज इन की गई। तो नॉर्मल चीज है कि हम तरंग साइन वेव ले रहे हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट, कैसी वेव्स ली हैं? जिनका जो वेव नंबर है न्यू है और उनका वेव नंबर के, दोनों सेम ले रही हूँ, ओमेगा न्यू और के, या वेवलेंथ ले लो आप लैम्डा, एक ही बात है। अगर ये सेम है तब तो ये ऐसे अध्यारोपित होती है। जो हम सिंपल वेव्स लेके चल रहे हैं, मैं जब भी गतिशील कण से संबंधित तरंग बनाती हूँ तो मैं हमेशा अगर वेव बनाती हूँ तो मैं ऐसी बना रही थी, हम साइन वेव बना रहे थे। लेकिन तब देखा गया जो डी ब्रोगली के एक्सपेरिमेंट से जो वेलोसिटी इक्वल ना आने का रीजन था, और ये वेलोसिटी पता है किसकी इक्वल आती है? वेलोसिटी ऑफ वेव is equals to 1/2 velocity of particle। कण की वेग के 1/2 आती है, ठीक है, ये इतनी आती है। ये वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू 1/2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो देखो, तो देखा गया कि ये वेव एक कॉम्प्लिकेटेड वेव भी हो सकती है। ये वेव हो सकती है कि उनका गतिशील कण से संबंध सिर्फ एक तरंग तो निकलेगी नहीं, गतिशील अगर बीम हो रहा हो तो उससे काफी सारी वेव्स निकलेंगी। तो मान लिया कि अगर किसी वेव का न्यू वेव नंबर, ओमेगा और लैम्डा ये सब अलग अलग है, न्यू अलग है तो मतलब ओमेगा और लैम्डा भी अलग अलग है। अगर ये अलग अलग हैं, के वेव नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2π/λ होती है। आपने वेव्स चैप्टर 11th क्लास में हम पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको ये सब चीजें बताऊंगी। और अगर कॉम्प्लिकेटेड वेव होती है तो ये वेव ऐसी भी हो सकती थी कि अगर एक वेव आ रही है, एक ऐसी है, एक ऐसी है, और मान लिया एक वेव ऐसी है, ठीक है। या इसको थोड़ा और मैं बना रही हूँ, एक मिनट,
या हो सकता है कि वो वेव ऐसी हो। अगर एक वेव ऐसी और एक ऐसी हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा करके कुछ हो सकता है। मान लिया इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा आ रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है। तो जब वो वेव को और ढंग से देखा गया तो उसको क्या माना गया कि वो वेव एक वेव पैकेट की फॉर्म में कर रही है ट्रेवल। कैसे पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? क्या देखा गया कि वो वेव जो है वो ऐसी हो सकती है, जिसके अंदर क्या हो, एक वेव मोशन कर रही है। एक मिनट, देखो अगर मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव है तो वो जो वेव होगी वो कैसी होनी चाहिए? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेव का जो वेलोसिटी है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इसी चीज को देखने के लिए ये चीज लेके है कि अगर इन दोनों का, अगर दोनों वेव्स इनका वेव नंबर और म्यू अलग अलग हो तो उन दोनों का तरंगों का जो सुपर इम्पोजिशन है वो ऐसा भी हो सकता है, अध्यारोपण, जिसमें ये वाली जो वेव थी इसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं वेव पैकेट, और अंदर वाली को बोलते हैं वेव। क्या माना गया कि जो तरंगे हैं अगर जिनका वेव नंबर और के, हम अभी तक तो ये ले रहे थे कि डी ब्रोगली के हिसाब से अगर वेव्स चल रही हैं, वेव का सुपर इम्पोजिशन हो, उसी से डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकाल सकते थे। तो सुपर इम्पोजिशन जैसे जैसे होगा हम साइन वेव्स ही ले रहे थे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो देखा गया कि ये वेव साइन वेव भी हो सकती है और ये भी हो सकती है कि ये वेव कुछ कॉम्प्लिकेटेड वेव्स हो, और इन वेव्स को ये वेव ऐसी बनी, और ऐसी बनने के कारण इस वेव को क्या बोले, क्या समझा, देखा गया कि एक पैकेट है जिसके अंदर काफी सारी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, जिसको वेव पैकेट बोलेंगे इस बड़े वाले वेव को, और इन अंदर वाली वेव को वेव बोलते हैं। अगर हमें वेव का जो तरंग है उसका वेग निकालना है तो हम किसी भी वेव को, ये जो व्हाइट वाली शो कर रही हूँ ये वेव है, इस किसी भी वेव के पीक पॉइंट को पकड़ लो, उससे हम पार्टिकल की वेलोसिटी को बता सकते हैं। और अगर मैं पैकेट के वेग, अगर हम तरंग का वेग निकाल रहे हैं, मान लिया कि तरंग का वेग निकाल रहे हैं, गतिशील है, ठीक है, किसी भी मैंने वेव का पीक पॉइंट निकाला, अंदर वाली व्हाइट वाली वेव है और ये जो बाहर वाली एनक्लोज्ड है ये पैकेट है, ठीक है, पैकेट के अंदर काफी सारी वेव्स हैं, इसीलिए इसको पैकेट बोला। अगर मैं पीक पॉइंट को पकड़ के इसका वेलोसिटी निकालूं तो इस वेलोसिटी को बोलेंगे फेज वेलोसिटी, और अगर मैं इस पैकेट में किसी वेव के पीक पॉइंट को पकड़ के निकालूं तो उसको बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पैकेट के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ वेव्स मोशन कर रहे हैं। और जो डी ब्रोगली ने अभी हमें एक्सपेरिमेंटली देखा था ना कि मतलब एक बात मैंने बोली थी कि कण का वेग, गतिशील कण का वेग तरंग के वेग के इक्वल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होगी जिसके इक्वल होगी, तो वो चीज किसके इक्वल आने वाला था? वो चीज इस ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल आता है। वो वेलोसिटी कैसे आता है मैं आपको प्रूफ करवाऊंगी, ठीक है, और वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।